सब लोग बढ़िया। मुझे उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे, है ना। दोस्तों हम ज्योग्राफी कवर करेंगे, जिसमें एनसीईआरटी पढ़ेंगे, है ना, कक्षा छठवीं से लेके 12वीं तक। तो उसी क्रम में आज हम ये कक्षा छठवीं की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ अगर मैं थोड़ा सा जूम करूं तो आप ये चित्र देख पाएंगे, है ना। ये चित्र आप देख पाएंगे, है ना। इसमें क्या देख रहे हो आप? ये देख रहे हो कि बीच में सूर्य है और उसके चारों ओर बाकी के ग्रह परिक्रमण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परिक्रमण कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, ये है सौरमंडल, ठीक है, यहाँ पे। अब चलिए शुरू करते हैं, है ना। सारा का सारा जानकारी चैप्टर में ही दिया हुआ है ना। तो मैं ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ अलग से नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, सूर्यास्त के बाद, एक सेकंड दो मुझे, मैं थोड़ा सा कैमरा चेक कर लूं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है ना। आसमान में आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या क्या होती है? बढ़ती जाती है। दोस्तों क्या बात है ना, आजकल हम दरअसल शहरों में रहते हैं, ठीक है। और शहरों में रहने से क्या है कि घरों के अंदर सोते हैं तो छत पे नहीं सोते, खुला आसमान नहीं देख पाते, है ना। एसी लगे हैं, कमरे लगे हैं, पंखे लगे हैं कमरे में, कूलर लगे हैं, तो हमें खुले में सोने की जरूरत महसूस नहीं होती। पहले क्या था, इन चीजों की कमी थी, तो है ना, खुले आसमान के नीचे सोते थे, छत के ऊपर, है ना, घर के आंगन में। तो दरअसल हम उस समय क्या देखते थे जब आसमान में सो रहे हैं, तो अभी तो ना मोबाइल में ही लगे रहते हैं आजकल, 10-11 बजे तक सोते हैं, तो ऐसे आसमान आसमान में कोई नहीं देखता। तो पहले जब खुले आसमान में सोते थे तो आसमान की ओर देखते थे, तो आसमान में क्या है, सिर्फ जैसे जैसे शाम होती थी ना, तो एक दो चमकते बिंदु दिखाई देते थे। क्या देते थे? एक दो चमकते बिंदु। लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती थी। इतनी संख्या इतनी बढ़ जाती थी कि आप उनकी गणना नहीं कर सकते थे। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें से कुछ चमकीली होती हैं और कुछ धुंधली प्रतीत होती हैं। मानो आकाश में, पूरा आकाश ऐसा हो जाता था मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते हुए प्रतीत होते थे, लेकिन अगर आप उन्हें ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें से कुछ तारों की टिमटिमाहट है, या कुछ ऑब्जेक्ट की जो टिमटिमाहट है वो बाकी से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यहाँ अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और अलग अलग स्थितियों में दिखाई देता है ना। तो जब हम ना ये रात में जब हम इन चमकीली वस्तुओं को देखते थे, तो हर दिन पाते थे कि हर दिन चंद्रमा का जो आकार है वो अलग है ना। कल कुछ और था तो कल कुछ और होगा। ये आकार क्या है, क्यों बदलता है, ये सब देखेंगे, ठीक है ना। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं, है ना। पूर्ण चंद्रमा को केवल एक महीने में एक बार ही देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली जो रात होती है उसे पूर्णिमा कहते हैं। अपन कहते नहीं है ना कि पूर्णो आ गई, पूर्णिमा आ गई, है ना। लोकल लैंग्वेज में पूर्णो कहते हैं हमारे इधर, है ना। तो पूर्णिमा, तो जब जिस रात को चंद्रमा पूरा दिखाई देता है उस रात को क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस होती है, और जिस रात को हम इस चंद्रमा को नहीं देख पाते हैं तो उस रात को क्या होता है? अमावस होती है। उस पूर्णिमा की जो रात होती है ना, वो क्या कहलाती है? अमावस कहलाती है। दरअसल मैं आपको समझा दूं, एक सेकंड ना, पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। दरअसल आपको मैं समझा दूं, पूरा महीना कितने का होता है? 30 दिन का होता है पूरा महीना। अगर आप देखेंगे तो पूरा महीना 30 दिन का होता है। अगर महीने को हम दो भागों में बांटे, 15-15 दिन में बांट दिए, दो पक्ष में बांट दिया, ये महीना मैंने दो पक्ष में बांट दिया 15-15 दिन का, तो
15 दिन क्या होता है, चंद्रमा दिखाई देता है और 15 दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है रात्रि को। तो 15 दिन क्या होती है, रात होती है। तो जिस 15 दिन चंद्रमा दिखाई देता है ना, उसे क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष, है ना। और जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता है उसे क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष कहते हैं, कृष्ण पक्ष। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, है ना। तो चंद्रमा का आकार घटता बढ़ता रहता है, पूर्णिमा को चंद्रमा का आकार पूरा होगा, फिर धीरे धीरे क्या है, कम हो जाता है ना। चलो देखते हैं, एक सेकंड। हाँ ठीक है। ऐसी रात आसमान में अगर, एक सेकंड, ऐसी रात में अगर आसमान साफ हो तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ऐसी कोई रात जिसमें आसमान साफ दिखाई दे रहा है, बादल बादल कम है ना, तो आप आसमान का क्या है, अवलोकन करेंगे, आसमान को निहारेंगे तो आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता? नहीं, वैसे आप अगर इन चीजों पर गौर करते होंगे तो एक बात पर आश्चर्य नहीं होता क्या आपको कि हम दिन के समय चंद्रमा व इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते, है ना। क्या आपने सोचा है कि रात को जो आसमान में ये टिमटिमाती हुई सारी चीजें दिखाई देती हैं, वो उन चीजों को हम दिन में क्यों नहीं देख पाते? क्या ये सोचा है आपने? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम नहीं देख सकते, क्योंकि दिन में क्या है, सूर्य दिखाई देता है। अगर दिन में सूर्य दिखाई देगा तो दिन के समय क्या होता है कि सूर्य की जो रोशनी है ना, इनकी रोशनी पर भारी पड़ती है। सूर्य की रोशनी ज्यादा चमकदार होती है, इसलिए उनकी रोशनी हमें दिखाई नहीं देती है दिन में। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न बन गया कि भाई खगोलीय पिंड क्या होते हैं, है ना। खगोलीय पिंड क्या होते हैं? तो सूर्य तथा चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं क्या कहलाती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं, है ना। इसको आप क्या करोगे, यही इसको याद रखोगे कि खगोलीय पिंड क्या होता है ना। तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो आसमान में रात्रि के समय दिखाई देती हैं वो क्या कहलाती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अगर कुछ खगोलीय पिंडों की बात करें हम, है ना, कलर चेंज कर लेते, कुछ खगोलीय पिंडों की बात करें तो कुछ खगोलीय पिंड क्या होते हैं, बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये जो खगोलीय पिंड होते हैं ना, कलर थोड़ा सा अच्छा लेता हूँ, है ना। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं तथा इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। तो कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो क्या है, गैसों से बने होते हैं। किन से बने होते हैं, गैसों से बने होते हैं, गैस। और इन खगोलीय पिंडों के पास क्या होता है कि अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। इन खगोलीय पिंडों जो कि गैसों से बने होते हैं ना, जिनके पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है, तो ऐसे खगोलीय पिंड क्या करते हैं, जैसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, ऊष्मा और प्रकाश को वे बहुत बड़ी मात्रा में निकालते हैं। ऐसे खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं, ऐसे खगोलीय पिंडों को कहते हैं तारा। ठीक है, सूर्य भी क्या है, एक तारा है। यानी कि अब आपसे कोई पूछे कि तारे क्या होते हैं, तारे गैसों के वे खगोलीय पिंड होते हैं, गैसों से बने वे खगोलीय पिंड होते हैं जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा अपना प्रकाश होता है और वो ऊष्मा उत्सर्जित करते रहते हैं निरंतर। क्योंकि होता क्या है कि इनमें जो गैसें होती है ना, उन गैसों में क्या होता है, उन गैसों में होता है रिएक्शन। क्या होता है, रिएक्शन होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, इन सब गैसों का नाम आपने सुना होगा, है ना। तो हाइड्रोजन, हीलियम, इनमें नाभिकीय संलयन होता है, तो उससे ऊर्जा लगातार निकलती रहती है ना। तो इसलिए तो यहाँ पे कह रहा है कि बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। ठीक है, ये सब क्या, सूर्य भी एक क्या है, तारा है। ठीक है, ये आप देख लेना, कुछ करके सीखो, है ना।
चलो अगला पढ़ते हैं, है ना। ठीक, रात के समय यार, रात रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है। रात में जिन अनगिनत चमकते हुए तारों को आप देखते हैं ना, तो वो क्या है, वो भी सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर है होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को उतना महसूस नहीं कर पाते हैं, और इसलिए वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। यानी कि ये असंख्य तारे रात को जो हमें दिखते हैं ना, वो भी क्या है, वो भी सूर्य की तरह तारे ही है ना। लेकिन सूर्य की रोशनी और प्रकाश हमें ज्यादा महसूस होता है दिन के समय, तो रात के समय उनका रोशनी और प्रकाश ज्यादा महसूस क्यों नहीं होता, केवल वे टिमटिमाते हुए ही क्यों दिखते हैं। उसका कारण ये है कि वे हमसे बहुत दूर होते हैं। सूर्य क्या है, सूर्य की नजदीकी पृथ्वी से पास में है, तो वे बहुत दूर होने के कारण केवल वे चमकते हुए प्रतीत होते हैं। अगली बात समझ में, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं, है ना। कोई वस्तु है, हमें उसे बहुत दूर से देख रहे हैं तो वो क्या है, छोटी दिखाई देगी हमें। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है ना। एयरपोर्ट पर जाएंगे तो हवाई जहाज को देखेंगे तो वो आपको इतना बहुत बड़ा लगेगा, है ना। लेकिन वही हवाई जहाज जब आसमान में उड़ता है ना, तो छोटा सा दिखाई देता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, इस वैसे ही तारे हैं, वे हमसे बहुत अधिक दूरी पर हैं, इसलिए भी क्या है, छोटे दिखाई प्रतीत होते हैं, है ना। कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना। चलो, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां देख सकते हैं। जैसे अब अगर आप रात में आसमान की ओर देखेंगे, है ना, तो आपको बहुत सारे तारे दिखाई देंगे। उन तारों को ध्यान से देखेंगे ना, तो बहुत सारे तारे क्या है कि एक आकृति ही बनाते हैं, आकृति बनाते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि वो केवल एक, वो क्या है, एक एक से जुड़ के अपनी बहुत सारी मतलब अलग अलग आकृति बना रहे हैं, इमेज बना रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, है ना। तो ये जो आकृति होती है ना, जो तारे बनाते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। यानी कि नक्षत्र मंडल क्या होता है, तो तारों द्वारा बनाई गई आसमान में जो आकृतियां होती हैं, है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। कुछ नक्षत्र मंडलों के नाम दिए गए हैं यहाँ पर, है ना। क्या दिए गए हैं, कुछ नक्षत्र मंडलों के नाम, एक तो है अर्सा मेजर, है ना, एक है बिग बियर। इसी प्रकार के क्या है, नक्षत्र मंडल है। ठीक है, सप्त ऋषि, सात ऋषि या तारों का एक समूह है। सप्त ऋषि क्या है, एक नक्षत्र मंडल है ना, जिन्हें 7 ऋषियों के नाम पर 7 तारों का नाम पड़ा हुआ है, इसलिए उसे सप्त ऋषि बोलते हैं। ठीक है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। यानी कि जो अर्सा मेजर एक नक्षत्र मंडल है ना, तो सप्त ऋषि या 7 तारों का समूह भी किसका भाग है, नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ठीक है ना। आपने अपने परिवार या पड़ोसी में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। यानी कि अपने परिवार में आप किसी बड़े व्यक्तियों से कह सकते हैं, चूंकि आप कक्षा छठवीं में हैं, छोटे बच्चे हैं ना, तो आप बड़ों से कह सकते हैं कि वो आसमान में दिखाए हमें, और तारों के ऐसे समूह दिखाए जो कि क्या बना रहे हों, चित्र बना रहे हों। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। यानी कि अभी तो अपने पास गूगल मैप है, गूगल मैप से पहले कंपास था, है ना। अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ गई है, गूगल मैप से हमें ना लोकेशन का पता चल जाता है ना। सोचो, जब गूगल मैप नहीं होता हुआ, उससे पहले हम लोकेशन कैसे डिसाइड करते हैं, है ना। किसी ऐसी जगह, जैसे मान लो आप ना समुद्र में हैं, चारों ओर एक जैसा ही दिखाई दे रहा है,
तो फिर आप दिशा का ज्ञान कैसे लगाएंगे कि कौन सी दिशा किधर की ओर है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना। तो या फिर आप जंगल में जा रहे हैं, कहीं चारों ओर एक जैसा दिखाई दे रहा है, तो आप दिशा का निर्धारण कैसे करेंगे? सोचा है कभी आपने? पहले कंपास भी नहीं होता था, अभी तो कंपास आ गया था, तो बाद में कंपास से क्या है डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो कंपास भी नहीं होता था उससे पहले। तो जो लोग थे ना, उससे पहले के लोग रात्रि के समय तारों को देखकर, रात्रि के समय तारों को देखकर ही दिशा का निर्धारण करते थे। क्या करते थे? तारों को देखकर दिशा का निर्धारण करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, यानी कि जो उत्तरी तारा होता था ना, वो क्या करता था, वही उत्तर दिशा को बताता था। इसे ध्रुव तारा कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? ध्रुव तारा। यानी कि एक तारा है ध्रुव, ध्रुव तारा, जो अलग से चमकता हुआ प्रतीत होता है, वो किस दिशा को इंगित करता है? तो वो करता है उत्तर दिशा को इंगित, है ना। एक सेकंड ना, वो क्या करता है? उत्तर दिशा को क्या करता है? इंगित करता है। जैसे कि आप लोग ये तारा देख रहे होंगे, ध्रुव तारा, है ना, ये ध्रुव तारा देख रहे होंगे। ये अगर ध्रुव तारा यहाँ से ये सीधा देख रहा है, ऐसा चमकता हुआ प्रतीत अभी अब भी दिखाई देता है, अभी आप देख सकते हो। रात्रि के समय जो जानता होगा वो आपको बता देगा, रात्रि के समय देखेंगे कि आसमान में ध्रुव तारा किस ओर दिखाई दे रहा है। वो ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? तो वो ध्रुव तारा करता है उत्तर दिशा को इंगित। आगे बात समझ में, है ना। तो यहाँ से आगे, यहाँ से शुरू करते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में, एक सेकंड, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। यानी कि अभी मैंने क्या बताया कि आसमान में जो खगोलीय पिंड होते हैं ना, तो कुछ खगोलीय पिंडों में अपनी ऊर्जा और अपना प्रकाश होता है, ठीक है, और वो गैसों से बने होते हैं, और नाव की संलयन द्वारा वो क्या है, क्रिया करके, रिएक्शन करके ऊष्मा और प्रकाश को क्या है, रिलीज करते हैं, है ना। लेकिन कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश नहीं होता है। वे क्या कहलाते हैं? वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। यानी कि वे कैसे चमकते हैं? तो वे तारों के प्रकाश से, तारों का जो प्रकाश है उन पर पड़ता है और उसी से वो क्या है, प्रकाशित होते हैं। जैसे कि सर एक आध नाम बताओ, तो अगर मैं नाम बता दूं, चंद्रमा। चंद्रमा एक ऐसा खगोलीय पिंड है। यानी कि चंद्र और सूर्य में क्या अंतर है? अगर आप देखें कि चंद्रमा और सूर्य में क्या अंतर है ना, तो जो चंद्रमा है ना, तो वो चंद्रमा के पास अपनी अपनी रोशनी और अपना प्रकाश नहीं है, और वो गैसों से भी नहीं बना है ना। जबकि सूर्य के पास अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा है, वो उसमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें का रिएक्शन करती हैं, ठीक है। उसी के बाद से नाम की संलयन होता है, इसलिए उसमें ऊर्जा लगातार क्या रिलीज होती रहती है, जबकि चंद्रमा में ऐसा नहीं है। तो सर रात्रि को चंद्रमा चमकता कैसे है? तो रात्रि को चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, इसलिए चंद्रमा भी हमें चमकता हुआ प्रतीत होता है ना। क्योंकि पृथ्वी आप जानते ही हो, जैसे पृथ्वी ऐसे ऐसे घूमती है, तो एक तरफ सूर्य होगा, है ना। मान लो सूर्य की रोशनी इस तरफ पड़ रही है, तो इस तरफ क्या होगा, इस तरफ हो ना, रात्रि होगी, रात्रि का समय होगा, है ना। तो हम ऐसे फील नहीं कर पाते हैं सूर्य का प्रकाश, तो इसलिए सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है और चंद्रमा से क्या है, इसलिए चमकता है चंद्रमा, है ना। आगे बढ़ते, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ऐसे पिंड, कैसे पिंड, है ना, कैसे पिंड ग्रह कहलाते हैं? जिनके पास अपनी प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, जिनके पास अपनी प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ऐसे पिंड कहलाते हैं ग्रह। यानी कि ग्रह क्या होता है? ग्रह आसमान में ऐसे पिंड हैं जिनके पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश नहीं होता है ना। याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप समझोगे तो। देखो ग्रह की बात करें हम, जिसमें एक तो ऊष्मा,
ऊष्मा यानी कि उस अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश नहीं होता है, ठीक है, वो ग्रह कहलाते हैं, है ना। और और तारों की बात करें, तारे क्या होते हैं, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा अपना प्रकाश होता है, वो क्या कहलाते हैं, वो तारे कहलाते हैं। आ गई बात समझ में, ठीक है ना। तो सरल सा है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। ग्रह, ग्रह एक जो शब्द है ना, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ग्रह को अंग्रेजी में कहते हैं प्लेनेट, प्लेनेट। ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं। ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। यानी कि अगर ग्रह शब्द की बात करें कि ये ग्रह शब्द कहाँ से आया, तो ग्रह शब्द ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से आया है। प्लेनेटाई मतलब, जिसका मतलब होता है घूमने वाला, जो चारों ओर घूमता है, उसे प्लेनेटाई यानी कि प्लेनेट कहते हैं, ग्रह कहते हैं, ठीक है। अगली बात समझ में, है ना। चलो आगे, है ना। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती है। जो पृथ्वी है ना, वो अपना ऊर्जा और ऊष्मा कहाँ से प्रकाश करती, वो प्राप्त करती है, यानी कि प्रकाश, ऊर्जा, है ना, ताप कहाँ से प्राप्त करेगी, तो वो सूर्य से प्राप्त करेगी, जो कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। सूर्य क्या है, सूर्य ना पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है सूर्य ना। एक सेकंड में इसको मिटा दूं यार, नहीं भाई, ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं, तभी सही रहेगा, है ना। ठीक है, तो जो सूर्य क्या है, पृथ्वी का नजदीक का तारा है। और पृथ्वी अपना प्रकाश और ऊष्मा कहाँ से लेती है, तो पृथ्वी अपना प्रकाश और ऊष्मा लेती है कहाँ से, सूर्य से, ठीक है। कहाँ से लेती है, सूर्य से लेती है। सबसे नजदीक का तारा सबसे नजदीक का तारा है, और पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। अगर पृथ्वी को हम बहुत दूर से देखेंगे चंद्रमा की तरह, तो ये अगर, हाँ ना, एक बात, एक सेकंड, थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं चीजों का, फिर समझाता हूँ मैं ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि तारे होते हैं ना, वो चमकते हैं अपने प्रकाश और अपनी ऊर्जा से, है ना। जबकि फिर मैंने बताया कि ग्रह ना, ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश नहीं होता, इसलिए वो तारों की रोशनी और प्रकाश से चमकते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर आसमान में, अंतरिक्ष में हम जाएंगे, दूर से पृथ्वी को देखेंगे, तो जो पृथ्वी है ना, अपनी जो पृथ्वी, वो पृथ्वी भी हमें चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। क्यों होगी, क्योंकि पृथ्वी की क्या है, एक ऐसा खगोलीय पिंड है ना। जैसे बाकी है, जैसे चंद्रमा है, वैसे ही पृथ्वी एक खगोलीय पिंड है, ठीक है। तो चंद्रमा चमकता है, तो वैसे ही पृथ्वी भी चमकती है। कैसे चमकती है, तो सूर्य के प्रकाश से चमकती है, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पर एक चित्र है, इसको मैं कैसे दिखाऊं, तो मैं रोटेट करके दिखा देता हूँ, एक सेकंड। ये रोटेट कैसे होगा, है ना, ऑटो रोटेशन बंद कर देता हूँ, वही हो जा, नहीं हो रहा यार, रोटेट नहीं हो रहा। इसको मैं बाद में दिखाऊंगा अलग से, है ना, ठीक है, बाद में अलग से दिखाऊंगा इस चित्र को मैं, ठीक है। हाँ चलो यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। सहचर मतलब साथ साथ चलने वाला ना, क्या होता है, सहचर होता है ना। इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी कि जो चंद्रमा है ना, क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है ना। चंद्रमा हाँ, पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं, जो सूर्य से
प्रकाश तथा ऊष्मा प्राप्त करते हैं उनमें से कुछ के पास अपने अपने चंद्रमा भी हैं, यानी कि इन्हें कहते हैं उपग्रह। चंद्रमा को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं ना। चंद्रमा को क्या कहते हैं? उपग्रह। तो जैसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है ना। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है। उपग्रह यहाँ लिख देता हूँ, उपग्रह। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, वैसे ही जो सौर मंडल में बाकी अन्य ग्रह हैं वो भी ना सभी के क्या हैं? उपग्रह हैं ना। ठीक है, अब बात करेंगे हम सौर मंडल की। अब बात करेंगे हम क्या? सौर मंडल की। सौर मंडल क्या है? ठीक है, सौर मंडल की बात मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा बोर हो गए होंगे, है ना। तो सौर मंडल कितना रह गया है देखता हूँ। ठीक है, हाँ रह तो थोड़ा सा ही गया है यार। अगली वीडियो में करूँ या इसी में कवर कर रहा हूँ, ऐसा सोच रहा हूँ ना। ठीक है, चलो कर लेते हैं, इसी में कवर कर लेते हैं। सौर मंडल क्या है? हाँ भाई, ठीक है, तो देखो सौर मंडल की बात करते हैं। ठीक है, सौर मंडल की बात करेंगे तो सौर मंडल, सौर मंडल, सौर मंडल नाम कैसे पड़ा? क्योंकि सूर्य इनका मुखिया है, इसलिए सौर मंडल नाम पड़ा। ठीक है ना। सूर्य 8 ग्रह है तथा उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं किसकी? अगर मैं बात करूं भाई सूर्य की और 8 ग्रहों की तथा उपग्रहों की, और इनके साथ साथ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब मिलकर क्या करते हैं? सौर मंडल का निर्माण करते हैं। हम उसे सौर परिवार का नाम देते हैं, सौर परिवार का नाम देते हैं। चलो अलग से समझा देता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा ना। वाइट पेज नहीं है क्या यार कहीं? ठीक है, तो अभी क्या है मुझे, हाँ ठीक है, तो सुनो देखो, ये है ना। जैसे अगर मैं बात करूं तो ना सूर्य, सूर्य क्या है? मुखिया है। सूर्य मुखिया, मैन मुखिया है। अभी बात समझ में। उसके साथ साथ ग्रह, ग्रह ग्रह कितने? 8 ग्रह हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ग्रहों के उपग्रह भी हैं। क्या है? उपग्रह भी हैं। उपग्रह गलत लिख दिया मैंने ना, उपग्रह, इसको निकाल, उपग्रह भी हैं। ठीक है, उनके साथ साथ खगोलीय पिंड भी हैं। क्या है? खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड। ठीक है, खगोलीय पिंड के अलावा क्या क्या है? उल्का पिंड, उल्का पिंड। ठीक है, उल्का पिंड, ये सब मिलकर क्या क्या करते हैं? सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? सूर्य बनाते हैं, सौर मंडल बनाते हैं। सूर्य नहीं, सॉरी, सौर मंडल बनाते हैं। अभी बात समझ में है ना। तो ये सौर मंडल है। सौर मंडल में हम सबसे पहले बात करेंगे जो मुखिया है ना सूर्य, उसकी, सूर्य की बात करते हैं। ठीक है, हाँ जी, थोड़ा सा छोटा, हाँ अब ठीक है। सूर्यमंडल में सूर्य की बात करेंगे हम, सूर्य की बात करेंगे तो सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। सूर्य क्या है? गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। यानी कि सूर्य मंडल का जो खिंचाव बल है, इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो सारे के सारे ग्रहों को अपने आप से क्या करता है? बांधे रखता है। ठीक है, सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश तथा ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। अगर सूर्य की बात करें हम तो सौर मंडल के लिए प्रकाश तथा ऊष्मा का क्या है? ये एकमात्र स्रोत है सौर मंडल। ठीक है, सौर मंडल एकमात्र ऐसा स्रोत है ना सौर मंडल के लिए, प्रकाश तथा ऊष्मा का, पूरे सौर मंडल के लिए। यानी कि ग्रहों को, उपग्रहों को, उल्का पिंडों को, खगोलीय पिंडों को ऊष्मा कहाँ से मिलती है? तो सूर्य से ही मिलती है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक
तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को क्या है महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यानी कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, ये अगर हम देखें तो कितनी है 15 करोड़। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है ना। सूर्य के बाद इस सौर मंडल का मुख्य उसकी बात करें तो वो क्या था, वो था ग्रह। वो क्या था, वो था ग्रह। तो अब ग्रहों की बात करेंगे, है ना दोस्तों। ना ग्रहों की बात करूंगा मैं, और इस चित्र को भी, है ना, अगले वीडियो में अपन समझेंगे, जिसका पार्ट 2 बना देंगे, है ना, आगे बात समझ में। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इस वीडियो में, 10-15 मिनट और लगेंगे पूरा करवाने में। ठीक है, तो काफी बड़ी हो गई है। हाँ, चलिए अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू। बढ़िया। अच्छा लगो तो सब्सक्राइब कर देना यार, है ना। शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।